तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आनुवांशिक पदार्थ की खोज। बताया गया था कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज में जो है तीन सिद्धांतों को हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। पहला सिद्धांत हम लोगों ने देखा था कि ये तीन सिद्धांत कौन कौन से थे। तो पहला सिद्धांत था रूपांतरित सिद्धांत, और दूसरा क्या है? एबेरी मैकार्टी और मैक्लिओड का सिद्धांत था, और तीसरा जो है हर्शे और चेज का सिद्धांत। इसमें से हमने क्या कर लिया था? ये पहला सिद्धांत पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमें क्या करना है? दूसरा सिद्धांत जो है एबेरी और मैकार्टी एवं मैक्लिओड का जो सिद्धांत है उसे क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे पहले में आप लोगों ने क्या देखा बेटा? यानी जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे पहले वाले सिद्धांत में, रूपांतरित सिद्धांत में, आपने देखा कि 1928 में इन्होंने क्या किया था कि अपने सिद्धांत के लिए यानी अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु को लिया था, और बताया गया था कि इसमें दो क्या थे? ये जीवाणु दो प्रकार के थे, एक यश प्रभेद था और दूसरा क्या था? आर प्रभेद था। यश प्रभेद में क्या बताया गया था कि इनके ऊपर एक चिकनी क्या पाई जा रही थी? आवरण पाई जा रही थी, और जबकि इनमें क्या बताया गया था कि इसमें जो है खुरदरी क्या पाई जा रही थी? क्या पाई रही थी? आवरण पाई जा रही थी। अब दोनों को बताने के बाद से मैं एक चीज आप लोगों को इसमें बताया था, शायद आप लोगों को याद हो कि उन्होंने अपने प्रयोग में तीन चीजों को लिया था। पहला क्या लिया था? पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस को लिया था, दो चीजों को लिया था, और दूसरा किसको लिया था? चूहे को। उन्होंने क्या किया था कि यश प्रभेद वाले जो चूहे थे वो संक्रमण फैलाने वाले थे। क्या थे? संक्रमण, जो निमोनिया रोग को फैलाने वाले थे, और जो आर प्रभेद था वो निमोनिया रोग फैलाने वाला नहीं था। उन्होंने पहले चरण में इन्होंने क्या किया कि यश प्रभेद वाले जो जीवाणु थे उनको निकाल कर और किस में डाल दिया? चूहे के अंदर डाला। तो उन्होंने क्या देखा कि ये क्या हुआ था? तो आप लोगों को क्या बताया गया कि जैसे ही उसमें क्या किया गया? सिरिंज लगाया गया, कुछ देर बाद वो चूहा में क्या होती है? निमोनिया रोग फैलता है और वो संक्रमित होकर वो क्या होता है? मर जाता है। फिर इन्होंने दोबारा क्या किया कि आर प्रभेद को सिरिंज में लिया, उसके जीवाणुओं को, और किस में डाला? चूहे में। तो इन्होंने देखा कि इसमें जो है कि चूहे का जो लक्षण था वो समान रहा, उसकी मृत्यु नहीं होती है। फिर इन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया कि जो यश प्रभेद वाले जो जीवाणु थे इनको इन्होंने क्या किया कि यानी गर्म पानी में डालकर उबाला। तो जैसे ही इन्होंने उबाला तो क्या हुआ कि जो यश प्रभेद वाले जीवाणु थे यानी वो मर गए, और मरने के बाद फिर उन्हें सिरिंज में लेकर उन्होंने क्या किया था? चूहे में डाला था, इससे वो चूहा नहीं मरा था। चौथे स्टेप जब आया, चौथे बार इन्होंने कहा कि कुछ और हटके करते हैं, तो आप लोगों ने देखा था कि उसमें बताया गया था कि अब उन्होंने क्या किया कि जो ये उबाले हुए यश प्रभेद थे जो जीवाणु थे इनको सिरिंज में लिया और आर प्रभेद वाले को लिया, अब दोनों को मिक्सर बनाकर अब उसको उन्होंने क्या किया था? किस में डाला था? चूहे में। तो चूहा उस समय क्या हो गया था? मर गया। अब उनका दिमाग चकराया था कि आखिर चूहा मरा क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई पदार्थ है जो क्या कर रहा है कि यश प्रभेद से निकल रहा है और आर प्रभेद को जाकर संक्रमित कर दे रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। लेकिन उन्होंने इस पदार्थ का नाम नहीं बताया, इसीलिए यह सिद्धांत क्या रहा? अपूर्ण रहा, पूर्ण नहीं हुआ। अब इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए तीन वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम होता है एबेरी, और दूसरे का नाम होता है मैकार्टी, और तीसरे का क्या नाम होता है? मैक्लिओड। इन्होंने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए अपना सिद्धांत लेके आते हैं। ध्यान रखें, बताया जा रहा है। दूसरा हमें पढ़ना है एबेरी, मैक्लिओड एवं मैकार्टी के सिद्धांत। आपको बताया गया था कि जो पहला जो सिद्धांत था रूपांतरित सिद्धांत, वह ग्रिफिथ महोदय का जो सिद्धांत था वो क्या था? अपूर्ण था। उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? यानी सिद्ध करने का काम किसने किया कि ये अनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसको सिद्ध, यानी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये किसने बताया? इन तीनों ने। और कैसे बताया? उन्होंने उन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, वह अपने प्रयोग में क्या 3 चरणों में किया। और आप जानते हो
कि जितने भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनमें डीएनए, आरएनए और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले चरण में ये कुछ एंजाइमों, यानी इन तीनों चरणों में कुछ एंजाइमों का प्रयोग किया। पहला जो एंजाइम था वो क्या था, प्रोटीएज था। क्या था, प्रोटीएज। दूसरा था आरएनएज और तीसरा क्या था, डीएनएज। जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन को खत्म करने का कार्य करता है। और जो आरएनएज है वो किसको खत्म करता है, आरएनए को खत्म करता है। और जो डीएनएज है वो किसको खत्म करता है, डीएनए को खत्म करने का काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले चरण में इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया, उस जार के अंदर कुछ पोषणीय पदार्थों को, ये देख रहे हो ना, ऐसे कुछ पोषणीय पदार्थों को इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। ये क्या है, पोषणीय माध्यम। क्या है, पोषणीय माध्यम, यानी जिससे पोषण मिलता है। पोषणीय माध्यम का मतलब क्या हुआ, जिनसे भोजन या पोषण प्राप्त होता है। और इस पोषणीय पदार्थ के अंदर आर प्रभेद वाले जीवाणु को रखा और किसको रखा, यस प्रभेद। और कौन से यस प्रभेद, जो मृत वाले थे, जिनको पानी में उबाला गया। अब इन्होंने क्या किया कि इस पोषणीय पदार्थ के अंदर जो प्रोटीएज क्या था, एंजाइम था, इसको मिक्स कर दिया। किसको मिक्स कर दिया, इसको इसमें लाकर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे इन्होंने मिक्स किया तो इन्होंने क्या देखा, ये जैसे अंदर गया और अंदर जाने के बाद से इसमें जो इनके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा थी, उस प्रोटीन को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो पहला चरण में इन्होंने ये काम किया। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इन्होंने फिर वही काम किया कि एक जार लिया, जैसे ये जार लिया और इस जार के अंदर फिर क्या किया, कुछ पोषणीय पदार्थों को डाला। और पोषणीय पदार्थों को डालने के बाद से, ये पोषणीय पदार्थ है, इन पोषणीय पदार्थों को ऐसे डाल दिया। डालने के बाद से इसके अंदर फिर वही काम, यानी एक तरफ क्या लिए, आर प्रभेद, आर प्रभेद, और दूसरी तरफ क्या लिए, क्या लिए, यस प्रभेद। और ये यस प्रभेद कौन से थे, जो उबले हुए थे। अब इन्होंने इस पोषणीय माध्यम के अंदर क्या डाला, लाकर इसमें जो है जो तीन एंजाइम उन्होंने लिया था, कौन कौन सा, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। तो दूसरे में इन्होंने क्या लाके डाल दिया, क्या लाके डाल दिया, आरएनएज। जब इन्होंने इसमें क्या किया, ध्यान दो बेटा, जब इन वैज्ञानिकों ने दूसरे चरण में यानी सेकेंड चरण में पोषणीय माध्यम में क्या मिलाया, पोषणीय माध्यम में क्या मिलाया, आरएनएज को मिलाया। तो ये आरएनएज आगे चलकर क्या किया कि इनके अंदर जो आरएनए पाए जा रहे थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसमें जब प्रोटीन को प्रोटीएज को डाला तो प्रोटीन खत्म हो गया, तो क्या 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 बचा, क्या बचा, डीएनए और आरएनए बचा। अब जो डीएनए और आरएनए था, इसमें इन्होंने क्या मिला दिया, आरएनएज को मिला दिया। तो आरएनएज को मिलाया तो आरएनए इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तीसरे वाले में उन्होंने क्या किया, तीसरे स्टेप में यानी तीसरे चरण में फिर जार के अंदर ही क्या किया, ये जार है और इस जार के अंदर क्या किया, पोषणीय पदार्थ को दिया। अब ये पोषणीय पदार्थ के अंदर फिर वही काम किया, जो आर प्रभेद है, क्या है, आर प्रभेद, और ये क्या है, यस प्रभेद। अब इस जो पोषणीय माध्यम जो था बेटा, जिसके अंदर केवल क्या बच्चा था, डीएनए बच्चा था। अब इसमें इन्होंने कौन सा एंजाइम मिला दिया, डीएनएज मिला दिया। क्या मिला दिया, डीएनएज। जब इन्होंने डीएनएज मिलाया तो इन्होंने क्या देखा, क्या देखा, इधर इन्होंने देखा कि डीएनए तो नष्ट हो गया। क्या हो गया, डीएनए नष्ट हो गया। इसके कुछ छोटे छोटे क्या बच रहे थे, टुकड़े बच रहे थे। और वही टुकड़े किसके अंदर जा रहे थे, आर प्रभेद के अंदर जा रहे थे, जिससे वो क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था, चूहा बन रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो आनुवांशिक पदार्थ कोई और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को इनकी बातें समझ में नहीं आई, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए।
कि वह अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, वह उसको अनुवांशिक पदार्थ ही मानते रहे। अब जिनको नहीं समझ में आया है तो एक नए जो तरीके से समझ लो। जैसे आपको ये बात समझ में आ गई सबको? अगर नहीं समझ में आया तो तड़के के माध्यम से समझ लो। जैसे मान लो ये क्या है, चिंटू है। क्या है? ये हो गए चिंटू। और चिंटू की एक प्रेमिका है जिनका क्या नाम मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए? इनकी महबूबा है मान लेते हैं। किनकी? ये महबूबा इनकी है। अब ये अपने महबूबा से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और इनको खाने के लिए कभी दही लाते हैं। क्या लाते हैं? दही लाते हैं। कभी क्या करते हैं? दूध ला के पिलाते हैं। और कभी क्या करते हैं? पनीर लाकर खिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं? पनीर लाकर खिलाते हैं। और इनकी प्रेमिका जो है इन चीजों को खा खा कर वो क्या हो रही है? बहुत मोटी हो रही है। ये मान लेते हैं ये क्या है? क्या मान लेते हैं? यश प्रभेद। ये कैसे यश प्रभेद है? जो मरे हुए हैं। और ये क्या है? आर प्रभेद है। ठीक, ध्यान। चेंजिंग तो इन्हीं में आ रहा है ना, परिवर्तन तो इन्हीं में आ रहा है। अब ये क्या होती जा रही है? इनकी महबूबा क्या होती जा रही है? मोटी होती जा रही है। दही खा, अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोटी दही खाने से हो रही है, कि दूध पीने से हो रही है, कि पनीर खाने से हो रही है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि इनके मोटापा को घटाना चाहते हैं। तो मोटापा को घटाने के लिए ये क्या करते हैं? सबसे पहले अगर इसको पहले वाले को दूध ही मान लेते हैं, दूसरा दही मान लेते हैं, तो पहले दूध को देना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जब ये दूध को देना बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि दूध को देने बंद करने से, या दही, पहले दही मानो, दही लिखेगा, दही को मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है? इसमें आपको बताया गया पहला क्या है? प्रोटीन है ना, तो दही को क्या मान लेते हैं? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और इसको क्या मान लेते हैं? आरएनए है। क्या है? आरएनए। और इसको क्या मान लेते हैं? डीएनए। अब ये क्या करते हैं बेटा? पहले दही को बंद करते हैं, यानी प्रोटीन को बंद करते हैं। तो प्रोटीन को बंद करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? एक एंजाइम मिला है ना, वह एंजाइम कौन सा होता है? प्रोटीएज होता है। और प्रोटीएज को मिलाते हैं तो प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन को खत्म कर देता है। तो इन्होंने दही को बंद किया। दही को बंद किया तो क्या क्या बच गया? दूध और पनीर। लेकिन इनका मोटापा जाना बंद नहीं। अब दोबारा इन्होंने कहा कि अरे इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। दूसरे बार वो क्या करते हैं? दूध को देना बंद करते हैं। किसको देना बंद करते हैं? दूध। हम मान लेते हैं दूध आरएनए है, तो इसको आरएनए को खत्म करने के लिए उन्होंने कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया था? आरएनए को किया था। आरएनए आया और आरएनए को क्या कर दिया? खत्म किया। तो जब आरएनए को खत्म किया, यानी दूध को खत्म किया, तो भी इन्होंने क्या देखा कि दही को बंद किए तो भी मोटी हो रही है, दूध को बंद किए तो भी क्या हो रही है? इनकी प्रेमिका मोटी हो रही है। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ना तो ये मोटा कर रहा है, ना दही मोटा कर रहा है, ना दूध मोटा कर रहा है। अब तीसरा जो था पनीर, अब कहते हैं कि क्यों ना पनीर को ही बंद किया जाए। तीसरी बात, हमने पनीर को माना डीएनए है, तो उन्होंने इसको खत्म करने के लिए पनीर को देना बंद किया, यानी उसके जगह पर उन्होंने क्या किया? डीएनए का प्रयोग किया। जब डीएनए को प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि ये खत्म तो हो गया, लेकिन कुछ इसके टुकड़े बचकर, और ये टुकड़े बचकर और यहां से निकल के कहां जा रहे थे? ये आर प्रभेद में जा रहे थे। किसमें जा रहे थे? आर प्रभेद में। यानी जो इन्होंने देना बंद किया था क्या? पनीर, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े निकल के कहां जा रहे थे? आरएनए में जा रहे थे,
इसमें आर प्रभेद में जा रहे थे और ये ही इनको क्या कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। तो इसी को उन्होंने क्या माना कि कोई और नहीं बल्कि वो कौन है, डीएनए है जो इसको क्या कर रहा है, मोटा करने का कार्य। लेकिन अभी आपको बताया गया कि कुछ वैज्ञानिक जो थे इनको बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, डीएनए वो मानने के तैयार थे, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ ही कहा। वो अभी भी मानते थे कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। उनका मानना था कि नहीं, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है बल्कि प्रोटीन ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो अब इनकी समस्या को दूर करने के लिए तीसरा कौन सा आया, हर्ष एवं चेज का सिद्धांत आया। ठीक है ना। तो देखते हैं हर्ष और चेज का सिद्धांत क्या है। हाँ, तीसरा सिद्धांत देखते हैं जो आनुवांशिक पदार्थ की खोज में जो है तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, हर्ष पदार्थ चेज का सिद्धांत है। क्योंकि इन्होंने तो बता दिया लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो ये दूसरा सिद्धांत था उन्होंने कहा कि नहीं, डीएनए वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है बल्कि प्रोटीन ही है। फिर उस सिद्धांत को पूरा करने के लिए तीसरे जो सिद्धांत आता है, हर्ष तथा चेज का जो सिद्धांत आता है, और ये आकर सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कोई और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है। इसको सिद्ध कौन किया था, हर्ष तथा चेज ने किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत यानी अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था बेटा, ये दो जो वैज्ञानिक थे, एक क्या थे, हर्षे, इनका पूरा नाम पहले नोट कर लो। हर्षे का पूरा नाम है अल्फ्रेड हर्षे। क्या नाम है, अल्फ्रेड हर्षे। यानी इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड हर्षे। अल्फ्रेड हर्षे। और इनका जो नाम है, चेज का जो है पूरा नाम है, इनका नाम लिख लो, मार्था चेज। मार्था चेज। ध्यान देना, ये पुरुष थे और ये क्या थी, महिला थी। ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं यानी अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज जो हैं 1952 में, कब, यानी बताया जा रहा है ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं 1952 में क्या किए, यानी 1952 में कौन कौन, हर्षे और चेज, कौन कौन, हर्षे एवं चेज इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया और अपने प्रयोग का सिद्धांत भी दिया था, एक्सपेरिमेंट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। ध्यान देना, बताया गया कि 1952 में जो है हर्षे एवं चेज ने दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो है एक विषाणु को लिया था। किसको लिया था, विषाणु को, यानी वायरस। किसको लिया था, वायरस, विषाणु। वायरस को क्या कहता है हिंदी में, विषाणु। और ये कौन सा विषाणु था बेटा, इस विषाणु का नाम था जीवाणु भोजी। क्या नाम था, जीवाणु भोजी। जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता भी है। बच्चों को जल्दी थोड़ा सा इसमें दिक्कतें होती हैं। दो तो बहुत इजी था,
क्या समझे आप लोगों ने? पहला हमने यह बताया कि जब एबेरी, मैक्लिओड एवं मैकार्टी का सिद्धांत वैज्ञानिकों ने क्या किया, मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो 1952 में कौन आते हैं? हर्शे और चेज, ये दो वैज्ञानिक आते हैं और दोनों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को लिया। किसको लिया? वायरस। उस वायरस का नाम क्या था? जीवाणु भोजी। इस देखो इसका नाम ही है जीवाणु भोजी, यानी जो जीवाणुओं को क्या कर ले, खा जाए, या जीवाणुओं को खत्म कर दे, या जीवाणुओं को मार दे, या जीवाणुओं को संक्रमित कर दे, वह क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अब विषाणु क्या करते हैं बेटा? विषाणुओं का काम क्या है? संक्रमण फैलाते हैं। जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं? संक्रमण फैलाते हैं। तो मान लो ये जो जीवाणु भोजी हैं, ये क्या करते होंगे? संक्रमण फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? फैलाएंगे ना। तो ये संक्रमण फैलाएंगे और संक्रमण फैलाकर ये जीवाणुओं को क्या कर देंगे? ये जीवाणु भोजी कौन से हैं? विषाणु है ना। तो ये जब जीवाणुओं पर क्या करेंगे? जब जीवाणुओं पर अटैक करेंगे तो संक्रमित होंगे, संक्रमित होकर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और ये जीवाणुओं को मारेंगे और अपनी संख्याओं को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। यानी ये संक्रमण किस पे फैलाते हैं? किस पे संक्रमण फैलाते हैं? किस पे? बैक्टीरिया में फैलाते हैं। बड़ी कंफ्यूजन आता है बच्चों को, बैक्टीरिया और वायरस में अंतर नहीं कर पाते हैं। वायरस यानी क्या? विषाणु। अब बैक्टीरिया का मतलब क्या? जीवाणु। ये ध्यान रख लेना, कई बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं, कई बार बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? वायरस कर देते हैं। तो ये जो है संक्रमण किसमें फैलाते हैं? बैक्टीरिया में फैलाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो विषाणु होते हैं उनकी संरचना कैसे होती है। मान लेते हैं यहां पे ये कोई विषाणु है, विषाणु का कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ध्यान देना। ये कोई विषाणु है, देख रहे हैं ना? और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये विषाणु का क्या है? आकृति है। इनके ऊपर का जो ये वाला भाग होता है ना, ये जो आवरण होता है, देख रहे हो ना? ये वाला आवरण, ये जो आवरण होता है, ये क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? प्रोटीन आवरण होता है। और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इस आवरण को कहा जाता है कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। इस आवरण को क्या कहता है? कैप्सिड। क्या बताया गया? ध्यान देना, ये जो विषाणु होते हैं, ये विषाणु का जो ये ऊपर का आवरण पाया जाता है, ये आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। और इस आवरण को क्या कहता है? कैप्सिड कहा जाता है। इनके अंदर देखो, इसके अंदर जो है, आप ध्यान दोगे तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल किसको कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। ध्यान दे रहे हो? यहां तक तो किसी को दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों ने सबसे पहले अपने इसमें क्यों लिया इसको? क्योंकि इनको पहले से पता था। ध्यान से सुनो बेटा, सुनोगे बातें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने, हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों
जीवाणु भोजी को लिया, क्योंकि उससे क्या पता था कि जो विषाणु होते हैं तो विषाणु का जो है ये जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है, डीएनए का। अब उन्हें यही तो पता करना था कि आखिर जब ये संक्रमित, जैसे उसमें आप देख रहे थे कि यस प्रभेद से क्या चीज जो है आर प्रभेद में जा रहा था, इसी को जांच करने के लिए इन्होंने ये देखा कि भाई जो ये जब संक्रमित होता है तो संक्रमित के द्वारा जो है इनके अंदर से ये प्रोटीन जाता है या क्या जाता है, डीएनए जाता है। यानी ध्यान यही रखना था कि ये प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रोटीन जाता है या क्या जाता है, डीएनए जाता है। तो इसी को यानी जब वो संक्रमित होगा तो इसमें से कौन सा दोनों अनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन भी अनुवांशिक पदार्थ है और ये भी क्या है, अनुवांशिक पदार्थ दोनों है। तो क्या प्रोटीन जाता है कि क्या डीएनए जाता है। यानी जब देखो, जब क्या करता है, जो विषाणु होता है ना वायरस, तो वायरस जब अटैक करता है किस पे, जीवाणुओं पर, तो उनकी कोशिकाओं के अंदर जो है अब वो उनको मारकर और अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाने लगता है, गुणन करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। यानी और ज्यादा जो है क्या होते हैं, नए बैक्टीरिया विषाणुओं का, वायरस का जन्म होने लगता है। तो वह जो वायरस जो अंदर जा रहे हैं, जो नए वायरस बन रहे हैं या पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वह उनको प्रोटीन बना रहा है कि डीएनए बनाने का कार्य कर रहा है। इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब उनकी एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लिक जो अम्ल होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, फास्फेट समूह होता है, और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अभी आप लोगों ने क्या किया था, अभी हाल ही में पढ़ा था। मान लेते हैं ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसके अंदर क्या है, फास्फेट समूह है। क्या है, ये फास्फेट समूह है, और इसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। अब होता कैसे है बेटा, जो प्रोटीन, आप जानते हो कि प्रोटीन को बनाने के लिए, मैं उस दिन पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो है, अरे हमारे शरीर में क्या बताया गया था, पिछले एक लेक्चर में मैंने बताया था कि देखो प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन निर्माण करने, यानी अमीनो अम्ल की संख्या हमारे संख्या में शरीर में क्या होती है, 300 से ज्यादा होती है। उसमें से 20 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मान लो ये प्रोटीन बनाने वाले जो होंगे वह क्या होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, हमारे शरीर में 20 प्रकार से अधिक क्या होंगे, अमीनो अम्ल होंगे। क्या होंगे, अमीनो अम्ल होंगे। इसमें पहला जो चैन देख रहे हो ना, इस तरह से चैन 20 प्रकार का है ना, यहां ध्यान देना। मैंने बताया कि जो प्रोटीन निर्माण कौन करता है, अमीनो अम्ल करता है। तो अमीनो अम्ल का ये 20 प्रकार का चैन हुआ ना, जो पहला चैन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका नाम नोट करना, उसको कहा जाता है मेथियोनीन। क्या कहा जाता है, मेथियोनीन। इसको क्या कहा जाता है, मेथियोनीन। अब ध्यान देना, बताया क्या, अभी कई लोगों को ये पाले नहीं पड़ रहा है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो, इधर लिखना बाद में, पहले समझो। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि जो हार्शे और चेज थे ये 1952 में क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये किसका चुनाव करते हैं, वायरस को। वह वायरस कौन होता है, जीवाणु भोजी होता है। और जीवाणु भोजी का मतलब जो जीवाणुओं को मारकर खत्म कर दे वो क्या हो जाएगा, जीवाणु भोजी होगा। अब जानते हो कि जीवाणु भोजी जो होते हैं वो संक्रमण करते हैं, किसको संक्रमण करते हैं, बैक्टीरिया पर। अब उन्होंने बैक्टीरिया पर ये संक्रमण करके मारते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये वायरस होते हैं इनकी संरचना कैसी होती है। तो बताया गया कि वायरस की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन आवरण का। और ये क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए होता है। अब ये प्रोटीन आवरण बना कैसे है, तो आप जानते हो कि यानी इसमें फास्फेट समूह पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाया कैसे जाता है,
तो आपको बताया गया कि जो ये प्रोटीन का हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिसमें से पहला ये चेन हम आपको बताया कि पहला जो चेन होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेथियोनीन कहते हैं। और भी दो मैंने उस दिन बताया था कि कौन कौन से हैं, याद है आप लोगों को? आर्जिनिन और दूसरा क्या है, लाइसिन है। ऐसे इन विषयों का नाम है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, पहले वाले का नाम क्या है, पहले चेन का मेथियोनीन नाम है। और जो मेथियोनीन होता है बेटा, इसी मेथियोनीन में क्या पाया जाता है, सल्फर मिलता है। क्या मिलता है? इसी मेथियोनीन में कौन क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ध्यान रखना, जो मेथियोनीन अमीनो अम्ल है उसी में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अर्थात कोई भी प्रोटीन, ध्यान रखना, कोई भी प्रोटीन हो उसमें पहला चेन क्या होगा, मेथियोनीन होगा, जिससे सभी प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। यानी हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, मेथियोनीन। अब मेथियोनीन के अंदर क्या होता है, सल्फर। तो यानी इसका मतलब कि हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनता है, चाहे किसी भी, जिसमें भी जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें मेथियोनीन होगा, तो मेथियोनीन होगा तो क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। तो इसमें सल्फर कहां से आया, तो इस मेथियोनीन की वजह से आया। अब ध्यान देना, हर्शे और चेज को पता था कि डीएनए में क्या होता है, फास्फेट होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। अब उन लोगों को पता करना क्या था कि दोनों में से कौन, इन दोनों में से कौन ये जाता है कि ये जाता है और जाकर संक्रमण को फैलाता है, और संक्रमण को फैलाने के बाद से अपनी संख्या को बढ़ाकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का कार्य करता था। इनको यही तो पता करना था कि जब ये बैक्टीरिया संक्रमित हुए तो संक्रमित होने के बाद जब उनमें नए वायरस का निर्माण हो रहा था, उनके शरीर का निर्माण हो रहा था, तो ये मान लो ये सल्फर जा रहा था कि फास्फोरस जा रहा था, या डीएनए जा रहा था या प्रोटीन जा रहा था। ठीक है ना। अब इसको पता करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को 3 चरणों में कंप्लीट किया। कितने चरणों में किया, 3 चरणों में। पहला जो चरण था इनका बेटा, पहला चरण थोड़ा इसे मिटाते हैं, यहां तक लिख लियो। अब देखो इसका पहला चरण क्या था बेटा, पहले जो इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट जो इनका था पहला चरण में, देखो फर्स्ट चरण में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट चरण में इन्होंने क्या किया, 2 जार लिया। क्या किया, 2 जार लिया। एक जार ये था और एक जार, ध्यान देना, इन्होंने पहले चरण में क्या किया, 2 जार लिया और दोनों जार में पोषणीय पदार्थ को डाला। क्या डाला, पोषणीय पदार्थ। इसमें पोषणीय पदार्थ को मिलाया कि हर्शे और चेज ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में 2 जार को लिया। कितने जार को लिया, 2 जार को। इसमें कुछ पोषणीय पदार्थों को रखा और इसके अंदर किसी, मान लो कि जीवाणु को, कोशिका को इन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। दोनों में क्या कर दिया, जीवाणुओं को, कोशिका को रख दिया। तो मान लेते हैं कि इन्होंने कितना ले लिया, 100 जीवाणु भोजियों को ले लिया। कितना ले लिया, 100 जीवाणु को ले लिया और इसमें पोषणीय पदार्थ को मिलाया। पोषणीय पदार्थ को मिलाकर एक जो ये पोषणीय पदार्थ था, अब जानते हो कि यहाँ पर ये पोषणीय पदार्थ है, एक में क्या है, एक में क्या है, सल्फर है, और एक में क्या किया, यानी सल्फर 35, ये क्या था, विकिरण। विकिरण समझते हो ना, रेडियो एक्टिव जो सक्रिय क्या होते हैं, विकिरण होते हैं, उनको इस पोषणीय पदार्थ ने मिलाया। ध्यान रखना। और इसमें इन्होंने क्या किया, सक्रिय फास्फोरस
यानी सक्रिय विकर्ण फास्फोरस 32 को लिया और इस पोषणी माध्यम में क्या कर दिया, मिला दिया। ध्यान देना, पहले में इन्होंने क्या किया कि पहले वाले में आपको यही बताया गया कि पहले चरण में इन्होंने क्या किया कि 2 विकर्ण दिए, एक विकर्ण में क्या किए, जो सल्फर 35 जो था इस पोषणी पदार्थ में क्या कर दिया, यानी जो सक्रिय विकर्ण था उसको लाकर इसमें डाल दिए। अब विकर्ण ये जब डाला जाएगा तो इसमें जगमगाएगा, ध्यान रखना, चमकेगा, ये भी इसमें क्या होगा, चमकेगा। मान लो इसमें पोषण है, ये कोई कोशिका है, ध्यान देना इधर, और ये पोषणी माध्यम है और इसमें क्या मिलाया गया है, H35 को मिलाया गया ना, तो H35 को जो मिलाया गया तो ये जब ये कोशिका क्या करेगी, जब इस पोषण को अपने तरफ सोखेगी तो इसमें क्या होगा, H35 अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। इसी प्रकार से इसको मिलेगा तो ये क्या जाएगा, इस पोषण के माध्यम से कहां चला जाएगा, अंदर P32 अंदर चला जाएगा। अब दोनों इन्होंने पहले वाले में एक बार और सुनते हैं, पहले वाले में जब इन्होंने क्या किया कि एक विकर्ण में पोषणी माध्यम को H35 के विकर्ण को डाला और दूसरे में क्या किया, दूसरे में इन्होंने क्या किया था, पोषणी माध्यम में किसको डाला था, जो विकर्ण था, सक्रिय विकर्ण कौन था, फास्फोरस 32 था, इसको डाला। तो पहले वाले विकर्ण में अगर आपने H35 को डाला है तो ये क्या हुआ, ये पोषणी माध्यम के साथ ये इसके अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया कोशिका के अंदर, और ये भी क्या हुआ, दूसरे वाले इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया। बात नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब। और एक चीज जैसे आप कोई भोज्य पदार्थ है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता तो पूछना चाहिए। ये पोषणी माध्यम है ना जिससे इनको पोषण मिल रहा है, अब इसको क्या किया गया, इसमें डाला गया है और इसी से ये पोषण प्राप्त कर रहा है जी। मान लो कि पानी, जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी सोखते हैं तो नीचे उसमें कलर डाल के देखना, उसके पत्तियों तक कलर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो ये इससे पोषण ले रहा है तो पोषण इसमें जाएगा नहीं। तो यस विकर्ण है तो यस इसमें पहुंच रहा है, H35 पहुंच रहा है। यहाँ पे क्या है, P जो है कि सक्रिय विकर्ण क्या है, P32 है, तो ये इसके अंदर जाएगा। पहला तो यही समझ में आया, यहाँ तो समझ में आ गया ना। और ये जब अंदर जाएंगे तो दोनों जगमगाएंगे नहीं, क्योंकि सक्रिय विकर्ण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, जगमगाएंगे। अब दोनों विकर्ण को, यानी ये प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण में इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने क्या किया कि दोनों विकर्ण की कोशिकाओं पर जीवाणु भोजियों से क्या करा दिया, आक्रमण करा दिया, यानी संक्रमण करा दिया, अटैक करा दिया। तो मान लो यहाँ पर, अब आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो और नहीं तो यहां पे मैं बना देता हूं। ये दोनों विकर्ण था ना, ऐसे बना दिए। यहां पर क्या था, पोषणी पदार्थ था, हमने पोषणी पदार्थों को यहां पर डाल दिया। और यहां पे क्या बना था बेटा, आपने क्या देखा था, इसमें क्या गया था, इसमें क्या था, H35 था, और इसमें क्या था, इसमें क्या था, यहां पे था P32। अब इन्होंने यहां पे किया क्या कि यहां पर जीवाणु भोजी से क्या करा दिया, इस पे अटैक करा दिया। अटैक का मतलब क्या है, संक्रमित करा दिया। यह है ना, यहां पर इन्होंने क्या करा दिया, जीवाणु भोजी से संक्रमित करा दिया। इसको भी क्या करा दिया, संक्रमित करा दिया। अब दोनों को इन्होंने क्या किया था बेटा, संक्रमित करा दिया। जब ये संक्रमित हो गए तो जब इनको संक्रमित करेंगे तो इनकी कोशिकाओं को क्या करेंगे, मारेंगे। और इसके अंदर मारने के बाद से ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, यानी नए वायरस को जन्म देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे जन्म देंगे ना। मान लो यहाँ पर भी जन्म दिए, यहाँ पर भी जन्म दिए, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ विषाणुओं को क्या कर देंगे, जन्म देंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया होगा।
दोनों में क्या हुआ, विषाणुओं का जन्म हुआ। लेकिन ये विषाणुओं को जन्म कौन दिला रहा है, विषाणुओं की संख्या को कौन बढ़ा रहा है, सल्फर बढ़ा रहा है कि फास्फोरस बढ़ा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अब इन वायरसों को बाहर निकाला। मान लेते हैं यहां पर भी ये वायरस है, नीचे दिख रहा है, देखो तो नहीं दिख रहा है, यहां पर देख लेते हैं, यहां मान लेते हैं इन्होंने क्या किया, यहां से और दोनों में से इन्होंने निकाला। इनमें से ये मान लो क्या था, यह 35 था और ये क्या था, P32 था। सब में क्या हुए, वायरस बने ना, ये वायरस बने। यहाँ ऐसे बहुत सारे वायरसों को क्या हो जाएगा, इसमें भी इस तरह के वायरस बने हैं। अब इन्होंने ये जांच करने के लिए कि आखिर इनको लाया कौन, ये कौन इनको जन्म दे रहा है, ये फास्फोरस दे रहा है यानी डीएनए दे रहा है कि प्रोटीन दे रहा है। तो इसके लिए क्या किए, इसमें से एक जीवाणु को बाहर निकाल दिया। जीवाणु कह रहे हैं, एक विषाणु को इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। तो जब इन्होंने बाहर निकाला, अगर मान लेते हैं ये इसको इन्होंने बाहर निकाला है, देख रहे हैं, और बाहर निकाल के जब इसको अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो S35 है, जो विकिरण है, ये अंदर नहीं गया है, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, ये बाहरी आवरण पे ही पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, यानी प्रोटीन कहाँ है, बाहरी आवरण है ना उसका। तो S35 कहाँ मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, ये इसके अंदर नहीं मिल रहा है। और ये इसको देखा गया तो ये कहाँ मिल रहा था, अंदर मिल रहा था। कहाँ, न्यूक्लिक जो डीएनए था वहां मिल रहा था। जैसे मान लो इसके अंदर भी डीएनए है, देख रहे ना, इसके अंदर भी डीएनए है, और एक और यहां बना लेते हैं, इसके अंदर भी क्या है, डीएनए है। अब ध्यान दो, ये डीएनए है ना। तो आप बताओ, अब जब ये जैसे जीवाणुओं पर जब अटैक करता है तो ये आवरण बाहर आ जाता है, केवल कौन सा भाग जाता है, ये जाता है ना। तो इसके अंदर तो है ही नहीं है, ये पहुंचा ही नहीं है, इसका मतलब इसका बाहरी आवरण हट रहा है, केवल कौन सा भाग जा रहा है, ये वाला भाग जा रहा है। तो जो भाग अंदर जाएगा वही क्या करेगा, अपनी संतति की संख्या को बढ़ाएगा। तो इन्होंने यही बताया, जो प्रोटीन वाला भाग था, जो जिसमें सल्फर पाया जा रहा था, वो कहाँ रह गया, बाहर रह गया। और दूसरे में क्या हुआ, डीएनए जो 32 था वह अंदर चला गया। इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही उत्तरदायी है जो नए संतति को क्या करता है, पैदा करने का कार्य करता है, जिससे हर्षे और चेज ने समझाने में क्या रहे, सफल रहे। यानी वह अनुवांशिक पदार्थ किसे माना गया, डीएनए को माना गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लो। पहले चेज का जो सिद्धांत था, इनका जो 3 एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया इन्होंने क्या, जीवाणु एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट को समझने का, यानी एक्सपेरिमेंट 3 में था। पहले चरण क्या किया, पहले चरण में उन्होंने 2 जार लिया, ध्यान से सुनना, क्या किए, जार लिए। क्या पोषणीय पदार्थ रखा, इसमें जीवाणु को, ये जीवाणु कोशिका, इसमें भी कुछ पोषणीय पदार्थ रखा, और इसमें हमने देखा कि पहले वाले में जो इन्होंने क्या किया था, सल्फर 35 विकिरण को डाला था, इस कोशिका में आ गया। इसमें फास्फोरस 32 सक्रिय विकिरण को डाला तो इस कोशिका के अंदर आ गया, दोनों अंदर पहुंच गया। देखो यहाँ अंदर पहुंचा, ये इसके अंदर पहुंचा। डाले किसमें थे, पोषणीय माध्यम। अब जब ये इसके अंदर पहुंच गया तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने दूसरा स्टेप को अपनाया। दूसरा इस चरण में इन्होंने क्या किया, अब तो भाई इसमें सल्फर 35 है,
इसको यहाँ पे रख दिए इस कोशिका को, और यहाँ पे क्या है फास्फोरस 32, इस कोशिका को यहाँ रख दिए। और रखने के बाद से अब क्या किए कि इसमें जो वायरस थे, कौन वायरस था, जीवाणु भोजी, उसको लाकर इस पे संक्रमण कराया। यानी उसका उस जो है ना वायरस से, जीवाणु भोजी से इन्होंने क्या किया, पहले ध्यान से सुनो आपको याद हो जाएगा। जीवाणु भोजी से इन्होंने क्या किया, इस पे अटैक कराया मतलब संक्रमण कराया। इस पे भी कराया संक्रमण और इस पे भी कराया। जब संक्रमण कराए तो संक्रमण के दौरान क्या दिखाई दिया उन्हें कि वायरस के छोटे छोटे कण जो हैं इनमें बन रहे हैं। किनमें, इसमें भी बन रहा है, ये वायरस के छोटे छोटे कण क्या हो रहा है, इसमें बन रहे हैं। इसमें भी वायरस के छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, कण बन रहे हैं। देख रहे हो, ये छोटे छोटे कण क्या हो रहा है, बन रहे हैं। यानी वायरस इसमें जन्म लेना चालू, यानी वायरस का निर्माण होना किसका, ये तो था भाई कोशिका किसकी थी, जीवाणु, ये जीवाणु की कोशिका थी। और इस पे अटैक कौन किया, जीवाणु भोजी। अब कई लोगों के कंफ्यूजन है कि सर ये जीवाणु है, जीवाणु भोजी, अरे जीवाणु बैक्टीरिया है और जीवाणु भोजी क्या है, जो जीवाणुओं को खाने वाला है वो वायरस है, इसलिए उसका नाम क्या है, जीवाणु भोजी नाम है। यानी जो जीवाणुओं को खा जाता है, मार देता है, वो क्या है, जीवाणु। तो ये इसके अंदर जीवाणु कोशिका के अंदर कौन जन्म ले रहे हैं, जीवाणु भोजी। तो ये जीवाणु भोजी दोनों में जन्म ले रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये था कि ये क्लियर नहीं था कि जो जीवाणु भोजी लाने का कार्य कर रहा है, आपको बताया गया था कि जो वायरस होता है, वायरस में ही बताया गया था ना कि वायरस में जो ये जीवाणु भोजी है, इसकी ये संरचना कल आपको मैंने बताया, कल ये आपने संरचना देखा था ना। तो इस संरचना में क्या देखा था कि जो ये बाहरी आवरण था, ये किसका बना था, प्रोटीन का बना था। और ये जो इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा था वो कौन था, डीएनए था। ये क्या था, डीएनए था। अब एक बात बताओ, ये इनमें जो है, जब इनके अंदर, दोनों के अंदर जो ये जीवाणु बन रहे हैं, जो जीवाणुओं का जन्म हो रहा है, जो छोटे छोटे कण बन रहे हैं, अब ये प्रोटीन बना रहा है कि डीएनए बना रहा है, ये पता नहीं था। अब तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, अब ध्यान रखना, इसमें से इन्होंने क्या किया, एक जीवाणु को निकालकर जांच किया। इसमें से भी एक जीवाणु को निकालकर जांच किया। ये जीवाणु मान लेते हैं, ये जीवाणु था। जब इनको निकाला उन्होंने बाहर, ऐसे बाहर निकाला, और बाहर निकालकर जब इसे जांच किया, किस वाले को, सल्फर वाले, जो इसमें सल्फर विकिरण को डाले थे, सक्रिय सल्फर विकिरण को डाले थे, इस जीवाणु को निकाला। और फिर जिसमें जो है फास्फोरस सक्रिय विकिरण को डाला था, इस जीवाणु को भी इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। और बाहर निकालकर दोनों जीवाणुओं को अलग अलग क्या किया, अध्ययन किया। कौन अध्ययन किया, हर्षे और चेज ने। ये यहां बने, यहां पर भी बने, लेकिन कौन इनको बनाया ये पता नहीं था। ये पता करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसमें से जीवाणु को निकाला, और इसमें से भी क्या जीवाणु कर रहे हैं, किसको, वायरस को निकाला, जीवाणु भोजी को निकाला। किसको निकाला, जीवाणु भोजी को। यानी जो वायरस थे उनको निकाला, यहाँ पर भी वायरस को निकाला। अब दोनों को जो है इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया। तो जब अध्ययन किया तो अध्ययन के दौरान पता चला कि जो इसमें सल्फर के विकिरण को डाला गया था, ये इसके अंदर भी डीएनए था। क्या था, डीएनए था। इसके अंदर भी क्या था, डीएनए था। लेकिन जब इसमें सल्फर को डाला गया था, यानी सल्फर किसमें, जिसके प्रोटीन वाले में पाया जाता था, मैंने कल बताया था कि भाई प्रोटीन में पाया जाता है। तो जब जो है
ये जो प्रोटीन था, सल्फर कहाँ उपस्थित था? ये सल्फर अंदर उपस्थित नहीं था, बल्कि इसके बाहरी आवरण पर क्या था? ये S35 उपस्थित था। ये यहां पे उपस्थित नहीं था, कहां था? बाहरी आवरण पे। इसमें भी देखो, इसको जब इन्होंने जांच किया तो इसमें जो है, जो फास्फोरस 32 को डाला था वह इसके आवरण पे नहीं था, कहां पे था? डीएनए पे। कहां पे था? डीएनए पे। बात समझ में आई यहां तक? तो अब आपने एक चीज देख लिया कि ये जो वायरस मिल रहा था, इसके अंदर का जो वायरस मिल रहा था, उस पे सल्फर कहां उपस्थित था? उसके बाहरी आवरण पे उपस्थित था। अब इसका सल्फर कहां, इसका जो फास्फोरस कहां उपस्थित था? उसके डीएनए में उपस्थित था। अब एक बात बताओ, जब कोई वायरस जो है ना किसी पे अटैक करता है, तो अटैक करता है तो वो अपने पूरे शरीर को अंदर नहीं छोड़ता है, उसका शरीर तो बाहर ही रह जाता है। उसका कौन सा भाग अंदर जाता है? जो उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी ये बाहरी वाला भाग नहीं जाता है, कौन जाता है? जो अंदर वाला भाग है वो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर, हमने तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि जो थर्ड स्टेप था, इसमें क्या किया कि इन्होंने देखा, दोनों को रखकर ऐसे, दोनों को क्या किया? अलग अलग रखा। तो पहले में उन्होंने क्या देखा कि इसके जो कोशिका थी, यानी इसका जो डीएनए, इसमें भी डीएनए था, इसमें भी क्या था? डीएनए था, लेकिन इसमें फास्फोरस, इसमें जो है सल्फर सक्रिय विकिरण जो था वो कहां था? बाहर। क्या था? बाहर। यानी S35 कहां था? बाहर था। और इसमें जो है P32 कहां था? अंदर। अब एक चीज समझना बेटा, यहां पे जब ये अटैक करेगा, कौन? ये अगर ये अटैक किया था, तो अटैक किया था तो अटैक के दौरान जो है, मैंने बताया अभी कि जब ये अटैक करते हैं तो अटैक के दौरान पहली घटना क्या होती है कि इनके सिर्फ क्या होता है? बाहरी अपकेंद्रण के दौरान जो अपकेंद्रण क्या होता है, अब मान लो इनका हम अपकेंद्रण कराते हैं, आप अपनी भाषा में समझो। अब इन्होंने तीसरे में क्या किया? इनका अपकेंद्रण कराया। अपकेंद्रण में क्या होता है कि हम किसी वस्तु को तेज घुमाते हैं, जिससे भारी चीज क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जो उसमें भारी चीज जब अपकेंद्रण करते हैं तो जो भारी चीज होता है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इनका उन्होंने क्या किया? तीसरे चरण में अपकेंद्रण कराया। तो ये ऊपर वाला भाग आवरण है, ये भी आवरण है, तो ये भारी है ना, ये क्या हो गया? अलग हो गया। बचा क्या? उसका आनुवांशिक पदार्थ, ये। तो इसके जो आनुवांशिक पदार्थ बचा, डीएनए, यही डीएनए क्या हो रहा था? अंदर जा रहा था। कौन जा रहा था? अंदर। कौन जा रहा था? डीएनए। तो इससे इन्होंने क्या सिद्ध किया? इन्होंने यही सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आनुवांशिक पदार्थ कोई और नहीं, कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। तो ये बातें समझ में आ गई कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कैसे सिद्ध किया इन्होंने? इन्होंने क्या बताया बेटा? सिद्ध में यही बताया कि जब इनके क्या किया गया, जब हमको दो वायरस मिल गए, एक के आवरण पे क्या मिल रहा था? सल्फर 35, और दूसरे के अंदर क्या मिल रहा था? डीएनए मिल रहा था। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब ये क्या करता है, कोई भी वायरस किसी पे अटैक करता है तो अपने शरीर को अंदर नहीं छोड़ता है, बल्कि वो क्या करता है? अपने आनुवांशिक, तुम्हारे शरीर का ऊपर का भाग बाहर ही रह जाता है। तो इसका ये जो बाहरी आवरण है वो क्या रह जाता है? बाहर रह जाता है। क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। जाता क्या है? सिर्फ जो ये अंदर वाला भाग है वही क्या होता है? अंदर जाता है। तो यही तो वो सिद्ध करना चाहते थे। आपने देखा था कि जब चूहा मर रहा था, जो पहला सिद्धांत था, रूपांतरित सिद्धांत, तो उन्होंने सिद्ध तो कर नहीं पाया था कि चूहा मरने का कारण क्या है। तो उसमें क्या पता चला था कि कोई ना कोई पदार्थ है। ये लोग
बता नहीं पाए कि वो कौन सा पदार्थ था जो यस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रहा था और जिससे जो है वो क्या बन जा रहा था, यानी वह जहरीला बनता था और जहरीला बनने की वजह से या संक्रमण फैलाता था जिसकी वजह से चूहा मर रहा था। दूसरे वैज्ञानिक आए, कौन कौन? ये एवेरी, मैकार्डियम, मैक्लियोड। इन लोगों ने तो बताने का प्रयास किया लेकिन अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही जाता है, इसको सिद्ध करने में सफल नहीं रहे। फिर बताया गया कि ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं अपने प्रयोग से, यहाँ आपने देखा कि इस माध्यम से उन्होंने क्या किया था, जो तीनों अपना जो है एक्सपेरिमेंट दिया था, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो बाहरी आवरण होता है वो क्या रह जाता है, बाहर रह जाता है, केवल अंदर का भाग जा रहा है। तो आपने देखा कि इसमें जो वायरस होता है उसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन प्रोटीन कहाँ था, बाहरी, और बाहरी आवरण के होने की वजह से ये क्या हो रहा था, इधर ही बाहर रह जा रहा था, अंदर वाला भाग जा रहा था। तो ये तीन सिद्धांत थे जिससे ये पता चला कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज जो थी, यही तीनों सिद्धांत के अनुसार पता चला कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे। अब हमें जो है अगला पॉइंट क्या देखना है, अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या है। तो देखो अनुवांशिक पदार्थ जो है, अनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। दूसरा जो है उनमें जो है रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिकृति समझते हो, प्रतिकृति समझते हो, यानी प्रतिकृति का मतलब होता है यानी अपने जैसे फोटोकॉपी का निर्माण करना। जैसे मान लो यहाँ पर ये डीएनए है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, कोई डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। और ये डीएनए करता क्या है बेटा, ये सेम अपने जैसे फोटोकॉपी करता है, यानी एक डीएनए जो है वही अस्थायी रहते हुए अपने जैसे दो डीएनए का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अभी ये इसके बाद से मैं यही पढ़ाऊंगा आपको, यानी देख रहे हो ये दो डीएनए बना कि नहीं बना, यानी एक डीएनए ने क्या कर दिया, दो डीएनए का निर्माण कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। तीसरा क्या इसका गुण होना चाहिए बेटा, उत्परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए इनमें। यानी अनुवांशिक पदार्थ में तीसरा क्या होना चाहिए, उत्परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्परिवर्तन मतलब क्या, डीएनए में बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनके क्या हुए, गुण है, अनुवांशिक पदार्थ के गुण है। अब हम सीधे जो है अगले जो कल लेक्चर पढ़ाया जाएगा उसमें हम प्रतिकृति को पढ़ेंगे, यानी जो डीएनए का प्रतिकृति है। डीएनए का प्रतिकृति का मतलब क्या हुआ बेटा, रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, गुणन करने की क्षमता, यानी एक से अपने जैसे दो संतति को जन्म देना क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको कल बताएंगे।